कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओजिन ने कॉप्स किंग को खत्म करने के लिए जेड रूई की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर उसकी मुलाकात जेड रूई की स्पिरिट से हो गई। वो बंदी ज़ाओजिन को डीमन गॉड का लेफ्ट हैंड और हावी बो रिवॉर्ड के तौर पर दे देती है और फिर उसी डीमन गॉड के हाथ का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओजिन ने दोनों कॉप्स किंग का खात्मा कर दिया। हालांकि हावी बो का इस्तेमाल वो हेवन रेल्म में एसेंड होने के बाद ही कर पाएगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शेनलान अकेडमी का खूबसूरत नजारा दिखाया गया, जहाँ पर शेनलान अकेडमी के डीन मास्टर डोंगफिंग से कहने लगे कि हम उस इरा से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स पाए जाते। न जाने कितने ही सारे कल्टिवेटर्स ने हमें अपनी पावर्स दिखाकर अमेज कर दिया। उन्हीं के साथ हमें एक और सरप्राइज मिला। लगा ही नहीं था कि कॉप्स हर्डिंग से दोबारा से इस दुनिया में कमबैक कर पाएगा, मगर वो लोग इस दुनिया में तबाही मचा पाए इससे पहले ही हमारे कल्टिवेटर्स ने उनका खात्मा कर दिया। वरना तो कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का हजारों साल पुराना फाउंडेशन था। अगर वो लोग अपने पाँव जमा देते तो फिर हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो जाती। उतने में मास्टर डोंगफिंग हंसते हुए कहने लगे कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो दो पावरफुल कॉप्स किंग हमारे ज़ाओजिन के हाथों मारे गए। और उतने में ज़ाओजिन वहाँ पर पहुँच गया। डीन उससे कह रहे थे कि शायद तुम हमारी चुपके से बातें सुन रहे थे। वहीं पर डोंगफिंग उससे कहते चलो ज़ाओजिन फटाफट से अपनी कहानी बताना शुरू करो। फेंगदो माउंटेन पर तुमने जो कारनामा कर दिखाया, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। एक भी डिटेल मिस मत करना। तो ज़ाओजिन उनके साथ मजाक करते हुए कहने लगा कि वो सारे डिटेल्स तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो क्या है ना, आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो मैं आउटसाइडर्स के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता। जो सुनते साथ ही डोंगफिंग उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगे कि बच्चे, क्या तुम मुझे आउटसाइडर समझ रहे हो? क्या तुम भूल गए तुम्हारी बेकार की हरकतों के बावजूद भी मैंने कई दफा तुम्हें पनिशमेंट से बचाया है। तो ज़ाओजिन उनसे कहने लगा कि सीनियर प्लीज गुस्सा मत होइए। एक्चुअली मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैंने आपको सब कुछ बता देना चाहिए। दरअसल ये सारा कमाल एक एंशिएंट टेक्निक का था। वेल लेजेंडरी टेक्निक एंशिएंट इरा से बिलोंग करती है और उसी की मदद से मैं उन दोनों कॉप्स किंग को खत्म कर पाया। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वो कह रहा था कि इस टेक्निक को कहा जाता है हैंड ऑफ द हेवनली डीमन। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने अचानक से इन दोनों पर अटैक कर दिया। मगर ये तो अच्छा हुआ कि ये दोनों डीन साइड में हट गए, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। वेल ज़ाओजिन इन दोनों एल्डर्स के मजे ले रहा था, इसीलिए मास्टर डोंगफिंग भी उस पर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। मगर वो ज़ाओजिन की पिटाई कर पाई इससे पहले ज़ाओजिन कहने लगा कि यही वजह है कि मैं आपको सच नहीं बताना चाहता था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होने वाला। जो सुनते साथ ही डीन जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रही थी ज़ाओजिन, हम भी तुमसे सारे डिटेल्स नहीं मांग रहे, तुम उस लड़की को अपने साथ लाए हो जो कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट की स्पिरिट कॉप्स किंग थी। तुम उसे अपने साथ लाए हो, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका तुम्हारे साथ कोई ना कोई कनेक्शन था। और अगर तुम इस बात को डिस्कस करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि तुम दो चीजों का ध्यान रखो जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि कॉप्स किंग का रिजरेक्शन कोई आम बात नहीं हो सकती। दरअसल ये इंसिडेंट हेवन एंड अर्थ के रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए हेवन का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम दोनों पर कभी भी बैकलैश हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और वो लड़की दोनों भी केयरफुल रहो। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो लड़की अब पहले जैसी नहीं रही। भले ही उसे रिजरेक्ट किया गया, लेकिन ये लड़की अब एक नई पहचान के साथ आई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की पास्ट लाइफ में एक अच्छी इंसान होगी, लेकिन अब वो क्या है इसके बारे में तो मैं भी बता नहीं सकता। अब ये सुनकर ज़ाओजिन काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कह रहा था डीन, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आपको यूजिन के बारे में कुछ पता होगा, मगर आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हो। जिस पर डीन कहने लगे कि तुम हमारी शेनलान अकेडमी के एक टॉप टैलेंटेड डिसाइपल हो और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें इस बारे में आगाह किया जाए। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, मुझे तो बस तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन उनका शुक्रिया अदा करने लगा और उतने में यूजिन वहाँ पर पहुँच जाती है। अब उसे वहाँ देखते साथ ही डीन कहने लगे कि मेरे ख्याल से अब हम बूढ़ों ने यहाँ से निकलना चाहिए, भला जवान बच्चों के मामलों में हम टांग क्यों अड़ाएं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। इधर ज़ाओजिन भी यूजिन को लेकर अपने कॉटेज की तरफ निकल पड़ा। यहाँ पर यूजिन ज़ाओजिन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहने लगी कि तुमने उस फेंगदो माउंटेन से मुझे आजाद किया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। फेंगदो माउंटेन पर तो ईवल और का राज था, लेकिन ये बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि मैं तुम्हारी फीलिंग को अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं भी लगभग 10,000 सालों बाद गॉड्स एंड डीमंस की सिमेट्री से बाहर आया था। उस वक्त मुझे भी ये दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत लगी।
और मैंने नोटिस किया कि ये दुनिया लगातार बदलती रहती। यहाँ की खूबसूरती में तो दिन ब दिन चार चांद लग रहे। इसलिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और उतने में ज़ाओचन को चेंजी की आवाज आई, जो कि अब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। ज़ाओचन उससे कहता है कि मैं बस कुछ महीनों के लिए गायब था और देखो तो तुम कितनी ज्यादा ग्रो हो गई। और तभी चेंजी और यूजिन एक दूसरे को घूरने लगे। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानती हैं। और अब हमें फ्लावर वैली का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर ज़ाओचन यूजिन और चेंजी को लेके आया था। ज़ाओचन ने नोटिस किया कि दोनों लड़कियां यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा खुश हैं। साथ ही साथ इनकी बॉन्डिंग भी कमाल की थी। मतलब इन्हें मिलकर बस कुछ ही पल गुजर गए थे, मगर इनमें ऐसी दोस्ती हुई मानो वो एक दूसरे को कई सालों से जानती हो। और इसी बात को लेकर ज़ाओचन भी थोड़ा सा हैरान था। और अब सीन शिफ्ट होकर हम पिपी लॉन्ग को देख पाते हैं। उसने भी वाइन पीते हुए नोटिस किया कि यूजिन और चेंजी तो काफी ज्यादा मजे कर रही। वो कह रहा था कि इन दोनों को मिलकर 1 घंटा भी नहीं गुजरा होगा, मगर इनमें तो बड़ी ही तेजी के साथ लगाव हो गया। उतने में ज़ाओचन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो पिपी लॉन्ग से कह रहा था कि मुझे ये दोनों एकदम सेम नजर आ रही। क्या तुम्हें इन दोनों में सिमिलैरिटी नजर आ रही है? जिस पर पिपी लॉन्ग जवाब देते हुए कहने लगा कि पहला तो मैंने इस बात को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब तुमने इसका जिक्र किया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चेंजी बड़े होकर यूजिन जैसी ही दिखने वाली है। अब यहाँ पर ज़ाओचन दिल ही दिल में सोचने लगा कि 10,000 साल पहले मैंने यूजिन की बॉडी को 100 फ्लावर्स वैली के एक जेड में रख दिया था। वो एक डेथ सेक्लूजन था, यानी कि यूजिन जब पूरी तरह से रिकवर होगी तभी उसमें से बाहर आ सकती थी। और फिर 10,000 सालों बाद उस डिवाइन जेड के एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पर एक डिवाइन ब्लॉसम खिला। उसमें से ही चेंजी का जन्म हुआ था। तो हो सकता है कि उसी डिवाइन जेड की वजह से ये दोनों एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब हैं। यानी कि चेंजी और यूजिन का ओरिजिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। इधर चेंजी यूजिन को बता रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों सेम हैं। वैसे तो इतनी जल्दी मैं किसी के क्लोज नहीं जाती, लेकिन आप तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गई। वहीं पर ज़ाओचन पिपी लॉन्ग से कहने लगा कि जब हम फेंगदो माउंटेन पर थे तब तुमने यूजिन को तुरंत ही पहचान लिया। तुम तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। वहाँ पर बैटल चल रही थी, इसलिए मैं तुमसे पूछ ही नहीं पाया कि आखिर तुम यूजिन को कैसे जानते हो। तो पिपी लॉन्ग थोड़ा सा नाराज होते हुए बताने लगा कि इस बात को तो 5,000 साल गुजर गए। 5,000 साल पहले ही मेरी यूजिन से मुलाकात हुई थी। अब ये सुनकर ज़ाओचन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं तो 10,000 सालों बाद अवेकन हुआ, मगर यूजिन तो मुझसे 5,000 साल पहले इस दुनिया में आ चुकी थी। तो पिपी लॉन्ग उसे बताता है कि मैं एक बार ट्रैवल करते हुए ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से सीधा वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में पहुंच गया। उस वक्त तो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा प्रॉस्परस था। उस इरा को तो द गोल्डन एज के नाम से जाना जाता। उस कॉन्टिनेंट में न जाने कितने ही सारे मैजिक यूजर्स और गॉड ऑफ मैजिक इमर्ज हुए। साथ ही कल्टिवेटर्स के दरमियान से गॉड ऑफ कॉम्बैट का राइज हुआ। कुल मिलाकर उस इरा में न जाने कितने ही सारे पावरफुल फिगर्स थे। और उस वक्त फेरी यूजिन भी वहाँ पर पहुँच गई। उसने तो बड़ी बहादुरी के साथ 7 हेडेड डीमन ड्रैगन का खात्मा कर दिया। इतना ही नहीं, न जाने कितने ही सारे 8 विंग्स वाले फॉलन एंजल उसका शिकार हो गए, जिसके चलते वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में यूजिन काफी ज्यादा फेमस हो गई। कई सारे राइचस पाथ के कल्टिवेटर्स ने उसे फॉलो करना शुरू किया। भले ही वो लोग यूजिन के फॉलोअर बन गए, मगर उन्हें तो यूजिन के पास्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि यूजिन वहाँ पर किसी की तलाश में आई थी। उसके पास एक व्हाइट कलर का ड्रैगन था। भले ही यूजिन उसकी काफी ज्यादा क्लोज थी, मगर उसने कभी भी अपना मकसद व्हाइट ड्रैगन को भी नहीं बताया। अब ये सुनकर ज़ाओचन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पिपी लॉन्ग से पूछने लगा कि आखिर व्हाइट ड्रैगन कौन था, जिस पर पिपी लॉन्ग बताता है कि वो फेरी यूजिन का डिवाइन गार्डियन ड्रैगन था। और फिर पिपी लॉन्ग काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो ज़ाओचन को बताता है कि मैं उस व्हाइट ड्रैगन का बहुत अच्छा दोस्त भी था, मगर उस कमीने फॉलन एंजल ने यूजिन से बदला लेने के लिए मेरे व्हाइट ड्रैगन को मार दिया। वेल यहाँ पर पिपी लॉन्ग मायूस भी था और काफी ज्यादा गुस्से में भी। ज़ाओचन भी उसकी बात को समझ जाता है। वो कहता है पिपी लॉन्ग, अब मैं समझ गया कि उस दिन तुम उस एंजल को मारने के लिए इतनी ज्यादा बेकरार क्यों थे। उसने तुमसे तुम्हारा दोस्त छीन लिया और इसीलिए तुमने उसे खत्म करने में मेरी हेल्प की। मगर तुमने मुझे बताया कि व्हाइट ड्रैगन तो यूजिन का डिवाइन ड्रैगन था, तो फिर यूजिन ने उसकी मदद क्यों नहीं की। जिस पर पिपी लॉन्ग जवाब देते हुए बताने लगा कि उस वक्त यूजिन अचानक से वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से गायब हो गई। वो कहाँ गई इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। अगर फेरी यूजिन वहाँ होती तो कोई भी मेरे व्हाइट ड्रैगन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं दिखाता। और फिर अपने गम को भुलाने के लिए पिपी लॉन्ग ने वाइन गटकना शुरू कर दी। वो ज़ाओचन से कहता है कि मुझे यूजिन के बारे में एक और बात पता चली थी। दरअसल वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के सभी लोग ऐसा मानते थे कि यूजिन गॉडेस ऑफ लाइफ की छोटी सिस्टर है। मगर ज़ाओचन के दिल में बस एक ही सवाल था,
कि आखिर 5000 साल पहले यूजिन किसकी तलाश कर रही थी और फिर अचानक से वो गायब कैसे हो गई। उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट को उसकी बॉडी मिल गई। मैंने यूजिन से ऑलरेडी कई सारे सवाल पूछ लिए थे मगर उसे तो कुछ भी याद नहीं। उसने मुझे बताया कि उसकी बॉडी में कोई मिस्टीरियस बंदी है जो कि यूजिन को कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट से बचा रही थी। मैं तो उस मिस्टीरियस बंदी के बारे में भी जानना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं मुझे अपने सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे। इधर चिंजी यूजिन को शतरंज के खेल में हरा देती है जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं पर यूजिन भी उसकी तारीफें करते हुए कहने लगी कि तुम तो बड़ी ही स्मार्ट हो, अब तुम एक खेल जीत गई हो तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहूंगी। और इतना कहते साथ ही यूजिन ने उसे एक कोर दे दी। चिंजी को तो ये कोर काफी ज्यादा पसंद आती है। वहीं पर पिपीलोंग ने तो तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो कॉर्प्स किंग की ब्लड पिल है। अब ऐसे स्पेशल ट्रेजर को तो पिपीलोंग कभी अपने हाथ से जाने नहीं देगा, इसलिए वो फटाफट से यूजिन के पाँव में गिर गया। वो बड़े ही प्यार से यूजिन से कहने लगा कि प्लीज मुझे भी ऐसी कोई ब्लड पिल दे दो। मैं जानता हूँ कि फेंगदो माउंटेन की बैटल में मैंने कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया मगर उस भैंसे जैसे ज़ाओजिन को अपनी पीठ पर कैरी करना बहुत ही मेहनत का काम था। सो अगर रिवॉर्ड के तौर पर आप मुझे भी एक ब्लड पिल दो तो मजा आ जाएगा। उतने में ज़ाओजिन वहाँ पर पहुँच गया। वो पिपीलोंग से कह रहा था कि पता नहीं तू अपनी लालची बिहेवियर को कब बंद करेगा। कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ की सारे खजाने पर हम दोनों ने कब्जा किया था लेकिन देख तो अभी भी तेरा दिल नहीं भरा। जो सुनते साथ ही पिपीलोंग ज़ाओजिन पर भड़क जाता है। वो कह रहा था कि कमीने अच्छा हुआ तूने ये बात मुझे याद दिलाई। तूने मुझसे वादा किया था कि कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट के ट्रेजर को हम दोनों 70-30 में बांट लेंगे। 70% मुझे मिलेगा और 30% तेरा होगा। लेकिन ट्रेजर मिलते साथ ही तूने 70% ट्रेजर पर कब्जा कर लिया और मुझे दिया बस 30%। इसलिए लालच की बातें तू ना ही करे तो बेहतर होगा। तो ज़ाओजिन शर्मिंदा होते हुए कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अभी यूजिन से बात करता हूँ। और उतने में यूजिन ने कॉर्प्स किंग की ब्लड पिल पिपीलोंग के हवाले कर दी जिसे देखते साथ ही पिपीलोंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। अब वो बिना वक्त जाया करे तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम कर लेता है और उसके ऐसा करते साथ ही पिपीलोंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ वो अपने आप हवा में फ्लोट कर रहा था और उतने में वहाँ पर एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर पिपीलोंग अपने असली फॉर्म में आ जाता है। उसकी बॉडी से एक अमेजिंग ऑरा रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ पिपीलोंग बड़ी खुशी के साथ यहाँ से वहाँ सोर करने लगा। वो खुश होकर ज़ाओजिन को बताता है कि फाइनली मैं 5वीं रैंकिंग पर पहुँच गया। हजारों सालों तक कैद में रहने के बाद मेरी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी लेकिन अब मैंने दोबारा से 5वीं रैंकिंग को हासिल कर लिया। अब तो ये ग्रेट ड्रैगन लॉर्ड किसी के बाप से नहीं डरने वाला। और इतना कहते साथ ही पिपीलोंग ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उतने में ज़ाओजिन उसके सिर पर अपना वाइन गोर्ड दे मारता है। वो कह रहा था कि चाहे तो कितना ही बड़ा ड्रैगन क्यों न बन जाए तो तुम मेरे सामने बस एक छोटी सी लिजर्ड है, इसलिए जल्दी से मेरे पास आ जा। जिस पर पिपीलोंग कह रहा था कि ये कमीना ज़ाओजिन तो मुझसे जलता है, ये एक महान ड्रैगन को एक छिपकली के साथ कंपेयर कर रहा, अब तो मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन इधर अपना सिर पीटने लगा। वहीं पर यूजिन चिंजी से कह रही थी कि क्यों ना इस ब्लड पिल को एब्जॉर्ब करवाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तुम अकेले इसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगी। तो चिंजी उसे बताने लगी कि इस ब्लड पिल की मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे दोस्त को है तो ये पिल मैं उसे ही देने वाली हूँ। और फिर चिंजी उस ब्लड पिल की सारी पावर डोंगडोंग की बॉडी में ऐड करने लगी जिसके चलते डोंगडोंग काफी तेजी के साथ ग्लो करने लगा और फिर डिवाइन एनर्जी के एक जोरदार फ्लो के साथ डोंगडोंग उसमें से बाहर आ गया। पिपीलोंग तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो गया और उतने में वहाँ पर एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर डोंगडोंग नीचे गिरने लगा। हालांकि ज़ाओजिन फटाफट से जाकर डोंगडोंग को कैच कर लेता है। चिंजी भी उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेकरार थी और फिर जैसे ही डोंगडोंग ने अपनी आंखें खोली वो ज़ाओजिन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया और तुरंत ही ज़ाओजिन को बताने लगा कि मेरे भाई मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। तो ज़ाओजिन उससे कह रहा था कि हाँ मैंने भी तुम्हें हर रोज मिस किया, अब तुम वापिस आ गए हो तो मेरे दिल को सुकून मिल गया। जिसके बाद डोंगडोंग तुरंत ही चिंजी के पास जाकर उसका लाड करने लगता है। चिंजी उससे कहती कि चलो फाइनली तुम अवेकन हो ही गए, अब मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। और उतने में डोंगडोंग की नजर पड़ी यूजिन पर, उसके गोल गोल चक्कर काटते हुए पूछने लगा कि तुम आखिर हो कौन, तुम तो हमारी चिंजी से काफी ज्यादा मिलती जुलती हो। अब चिंजी इसका कोई जवाब दे पाई इससे पहले पिपीलोंग डोंगडोंग से कहने लगा कि अच्छा तो तुम हो डिवाइन स्पिरिट ड्रैगन जिसका ज़ाओजिन ने जिक्र किया था। मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होंगे, इसलिए तो ये कमीना ज़ाओजिन तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफें करता था। मगर सच बताओ तो तुम कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक छोटू से बत्तख लग रहे, तुम्हारी जगह तो तालाब पर है, जाओ वहाँ पर डुबकी मारो।
बस यहाँ पर अगर कोई असली ड्रैगन है तो अपुन है। जरा इस ड्रैगन लॉर्ड की स्किल्स को देखो, इसमें कितनी ज्यादा चमक है। मेरे नाखून भी इतने ज्यादा शार्प है कि ऐसा लग रहा कि मैं अभी पार्लर से मैनिक्योर करके आया हूँ। और मेरी ये सुनहरी जुल्फे, अरे वाह, इनकी तो बात ही कुछ और है। ऐसा लग रहा कि मैंने एक बहुत ही महंगे शैम्पू से अपने बाल धोए हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे जेलसी मत रखना। आफ्टर ऑल ये ग्रैंडपा ड्रैगन एक 5वीं रैंकिंग का योद्धा है जो तुम्हारी जैसे बद्दक को आसानी से मसल सकता। पता है, जब मैं जवान था तब हजारों लड़कियां मेरे आगे पीछे घुमा करती थी और उतने में डोंग डोंग उसके पास पहुंच गया। वो कह रहा था कि तुमने इस बेबी डोंग डोंग को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया है, अब तो इसका अंजाम काफी ज्यादा सीवियर होगा। और इतना कहते साथ ही डोंग डोंग ने अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पंजे को काफी ज्यादा बड़ा कर लिया और फिर उसके एक ही पंच में पिपी लॉन्ग की वाट लग गई। इधर ज़ाओजिन तो अपना माथा पीटने लगा क्योंकि वो जानता है कि अब इन दोनों के झगड़े हमेशा चलते रहेंगे। वेल, डोंग डोंग ने उसे एक मुक्का क्या मारा, उसे तो तुरंत ही भूख लग गई। वो ज़ाओजिन से कहता है कि मुझे जल्दी से रोस्टेड चिकन खिलाओ, जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि आज मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा डिनर बनाऊंगा जिसे खाते ही तुम्हें मजा आने वाला है। इधर बेचारा पिपी लॉन्ग छत से लटक गया था। वो सोचता है कि ज़ाओजिन का पुराना दोस्त वापस क्या आ गया, ये तो मुझे भूल ही गया। अब रात होने तक ज़ाओजिन ने बढ़िया सी दावत का इंतजाम किया। उसने एकदम डिलीशियस सा रोस्टेड चिकन टेबल पर लाकर रख दिया था जिसे ये दोनों ड्रैगन्स घूरने लगे। पिपी लॉन्ग उससे कह रहा था कि साले कमीने, तूने तो मुझे कभी बताया ही नहीं था कि तू इतना अच्छा खाना बना लेता। अब तो तू हर रोज 3 टाइम का खाना बनाएगा और वो भी स्पेशली इस ग्रैंडपा ड्रैगन लॉर्ड के लिए। मैं तो किसी भी बदक के पिल्ले के साथ अपना खाना शेयर नहीं करने वाला। मगर जैसे ही पिपी लॉन्ग ने चिकन को हाथ लगाया, डोंग डोंग उसे जोरों का फटका लगा देता है और फिर डोंग डोंग ने एक छोटा सा पीस काट कर भीख जैसे उसके कटोरे में फेंक दिया। अब ये देखते साथ ही पिपी लॉन्ग ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि इस बदक की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरा खाना मुझसे छीन ले। और फिर क्या दोबारा से उस रोस्टेड चिकन को खाने के लिए पिपी लॉन्ग और डोंग डोंग के झगड़े शुरू हो गए। अब इसी यहीं पर कट होकर हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर पिपी लॉन्ग ने जैसे तैसे अपनी चिकन को क्लेम कर लिया था। साथ ही ज़ाओजिन ने चेंजी और यूजिन के लिए एक स्पेशल डिश बनाई थी जिसे डिवाइन लिंग्स और सेलेस्टियल फ्रूट का यूज करके प्रिपेयर किया है। दरअसल आज यूजिन का जन्मदिन था और ये बात उसे खुद भी याद नहीं, मगर ज़ाओजिन भला इस डेट को कैसे भूल सकता है। उसने तो यूजिन की सारी पसंदीदा डिशेस बनाई। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि भले ही 10,000 साल बीत गए और तुम इतने लंबे अरसे के बाद मेरे पास वापस आई, लेकिन मैं अभी भी दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि तुम ही मेरी असली यूजिन हो। अब डिनर खत्म होते साथ ही यूजिन चेंजी के पास पहुँच गई। वो उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ एक सोन सिस्टर का बॉन्ड बनाना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से हम दोनों काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो हमारा बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चेंजी भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गई और अब ये दोनों हेवन एंड अर्थ की कसम खाते हुए बता देती हैं कि आज के बाद इन दोनों का बॉन्ड रियल सिस्टर से कम नहीं होगा। और अब अपने रिश्ते को पक्का करने के लिए इन दोनों ने अपने अपने ब्लड को एक वाइन पॉट में मिला दिया। इधर ज़ाओजिन सोच रहा था कि शायद इन दोनों में ये जो क्लोजनेस है उसकी रीजन यूजिन होगी। मुझे कुछ भी करके इन दोनों के दरमियान के कनेक्शन को समझना होगा। और उतने में ये दोनों देखते ही कि उस स्पॉट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही है। देखते ही देखते उस एनर्जी ने वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया। पिपी लॉन्ग तो ये देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। इधर ज़ाओजिन भी उन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर तभी वो एनर्जी वहाँ की हर एक चीज को फ्रीज कर देती है, जिसके चलते ज़ाओजिन और ये दोनों ड्रैगन्स अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे और साथ ही यूजिन और चेंजी भी अपने आप हवा में फ्लोट करने लगी। यहाँ पर हमें ज़ाओजिन के लाइफ एंड डेथ ऑफ का नजारा भी दिखाया गया, जिनमें अपने आप खलबली मच गई थी, जिसके चलते जैसे तैसे ज़ाओजिन ने खुद को आजाद कर लिया। अब वो चेंजी और यूजिन के पास जाने वाला था कि तभी उस एनर्जी से एक लड़की बाहर आने लगी जो कि गॉडेस के फॉर्म में थी। ज़ाओजिन तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दरअसल ये बंदी कोई और नहीं बल्कि यूजिन थी। यहाँ पर यूजिन का फॉर्म अपने दोनों फॉर्म्स को कुछ बता रहा था। साथ ही उसने यहाँ पर द वैली ऑफ 100 फ्लावर्स का भी जिक्र किया। उसकी आवाज से इन तीनों को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। साथ ही वो पूरा इलाका भी बुरी तरह से शेक होने लगा और फिर अपना पैगाम पहुंचाने के बाद वो फॉर्म अपने आप वैनिश हो गया। इधर पिपी लॉन्ग तो अनफ्रीज होते साथ ही सीधा नीचे पटक गया। वो कह रहा था कि पता नहीं ये पावर किसकी थी, उस बंदी ने तो मेरी रूह तक को भी शेक कर दिया। इधर ज़ाओजिन सोच में पड़ गया कि वो कोई इल्यूजन था या फिर असली यूजिन थी। मेरे ख्याल से वो यूजिन तो हो नहीं सकती, क्योंकि यूजिन तो हजारों सालों पहले मारी गई थी। मेरे ख्याल से वही गॉडेस होगी जो कि यूजिन की फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि एक न एक दिन वो जरूर से
अपीयर होगी। मगर उसने द वैली ऑफ 100 फ्लावर्स का जिक्र क्यों किया होगा? तभी चिंजी उसके पास जाकर उसे बताती है कि अब हमें जाना पड़ेगा। यूजिन भी कहने लगी कि हमें द वैली ऑफ 100 फ्लावर्स से समन आया है। वो आवाज चिंजी और मुझे लगातार पुकार रही है, तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो यूजिन से कहता है कि अगर तुम उस फ्लावर वैली में जाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि यूजिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहती है कि उस आवाज ने हमें बताया था कि ज़ाओजिन को वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के लिए निकलना पड़ेगा। अगर तुम वहाँ चले गए तो तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी मेमोरीज भी ब्रोकन है। इसलिए अब तुम्हें कुछ भी करके उस वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में जाना पड़ेगा। वेल, यहाँ पर ज़ाओजिन काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वो चिंजी और यूजिन को खुद से अलग नहीं करना चाहता और उसे तो कोई आइडिया नहीं कि फ्लावर वैली में इन दोनों के साथ क्या होगा। इसी पता है कि यूजिन ने अपनी कॉफिन को समन कर लिया था। यहाँ पर उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस कॉफिन को एक कैरेज में बदल दिया, जो कि दिखने में काफी ज्यादा शानदार थी। दरअसल यूजिन और चिंजी फ्लावर वैली की तरफ जाने वाले हैं, मगर जाने से पहले यूजिन ज़ाओजिन का शुक्रिया अदा करने लगी। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे यूजिन की न जाने कितनी सारी कहानियाँ बताई। सच बताओ तो मुझे वो स्टोरीज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी कि क्या मैं अभी भी तुम्हें यूजिन नाम से पुकार सकता हूँ? तो यूजिन उससे कहती है कि कोई बात नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। क्या पता आगे चलकर तुम मुझे असली यूजिन समझ बैठो। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन थोड़ा सा ब्लश करने लगा। यूजिन उससे कहती कि खैर अब हमें निकलना होगा। मैं उम्मीद करूंगी कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में जाने के बाद तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए। साथ ही 10,000 सालों पहले जो कुछ भी हुआ था तुम उसका सारा हिसाब बराबर करो। हम सभी को हमारी नियति के बारे में जानने का अधिकार है। उतने में चिंजी इमोशनल होते हुए ज़ाओजिन के पास चली गई। वो कह रही थी कि प्लीज मेरे वापस आने तक अपना ख्याल रखना। हम नहीं जानते कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट कितना ज्यादा भयानक होगा, तो वहाँ जाने के बाद आपको काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो डोंगडोंग तुरंत ही उसे बताने लगा कि चिंजी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जो भी मेरे भाई ज़ाओजिन से पंगे लेगा वो इस डोंगडोंग के हाथों से मार खाएगा। मेरा एक ही मुक्का काफी ज्यादा जबरदस्त है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो पिपीलोंग से पूछ लेना। एक पंच खाने के बाद पिपीलोंग की अकल तुरंत ही ठिकाने पर आ गई थी। अभी सुनते साथ ही पिपीलोंग अपना मुंह छुपाने लगा। उतने में ज़ाओजिन उससे कहने लगा कि चलो फटाफट से तैयार हो जाओ। तो पिपीलोंग उससे कंफ्यूज होते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम मुझे तैयार होने के लिए क्यों बता रहे? जिस पर ज़ाओजिन कहता है कि तुम तो पहले से ही जानते हो कि यूजिन और चिंजी को हमारी इस दुनिया में जरा भी एक्सपीरियंस नहीं। इस दुनिया के तौर तरीकों के बारे में वो बिल्कुल भी अनजान है। तो इस सफर में उन्हें एक बुढ़े ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी जो हजारों सालों से इस दुनिया में रहते आ रहा। और देखो तो इस कैरेज के साथ तुम्हारे लिए एक नया हेलमेट भी है, उसे पहनकर तो मजा आ जाएगा। वेल, इस नए हेडगियर को देखते साथ ही पिपीलोंग के तो होश उड़ गए और तुरंत ही ज़ाओजिन से कहने लगा कि क्या मैं ये चीज पहनूंगा? कहीं तो पागल तो नहीं हुआ? ये तो मेरे ड्रैगन क्लैन के ऑनर का सवाल है। तू मुझे एक बैल जैसे नहीं सजा सकता। ना ना ना, ये हेडगियर मैं कभी भी नहीं पहनने वाला। और उतने में ही उसके मुंह पर एक जोरदार फटका लग गया। तो ज़ाओजिन के एक ही फटके में पिपीलोंग का मन परिवर्तन हो चुका था। अब ड्रैगन क्लैन की शान गई भाड़ में। उसने तो हेडगियर को पहन लिया था। हालांकि उस हेडगियर के साथ एडजस्ट करने में पिपीलोंग को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और उसे स्ट्रगल करता हुआ देखकर डोंगडोंग को भी मजा आने लगा। वेल, यहाँ पर पिपीलोंग गुस्से में कहने लगा कि तुम सबके सब एक नंबर के कमीने हो। तुमने तो ग्रैंडपा ड्रैगन को हजारों बार परेशान किया है। बस एक बार में पावरफुल बन जाओ, फिर देखना मैं कैसे तुम्हारी तशरीफ में आग लगा दूंगा। वेल, यहाँ पर चिंजी को पिपीलोंग की भाषा समझ नहीं आ रही थी, तो वो यूजिन से पूछने लगी कि सीनियर आखिर ये ड्रैगन बोल के रहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब यूजिन तो चाहकर भी उसे बता नहीं सकती थी कि पिपीलोंग उन्हें गालियाँ दे रहा, इसलिए वो कहती है कि बस पिपीलोंग थोड़ा सा एक्साइटेड है। उसे अपना ये नया वाला हेलमेट काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही वो कह रहा था कि आज का दिन सुहाना है, सफर करके मजा आएगा। जिसके बाद यूजिन और चिंजी फटाफट से कैरेज में बैठ जाते हैं। उन दोनों ने दोबारा से मिलने की उम्मीद में ही ज़ाओजिन को अलविदा कह दिया और इस तरह से अभी दोनों भी फ्लावर्स वैली की तरफ निकल चुकी है। साथ ही हम देख पाते हैं कि ज़ाओजिन भी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो डोंगडोंग से कहने लगा कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट बैटल की ऑरा और मैजिकल डांस से भरा पड़ा है। पता
नहीं वहाँ पर कौन सा एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम शेनलान अकेडमी के मास्टर्स को देख पाते हैं। मास्टर डोंगफिंग थोड़े से परेशान थे, जो देखते साथ ही डिन उनसे पूछते हैं कि क्या ज़ाओजिन यहाँ से चला गया। तो डोंगफिंग कहते हैं हाँ वो लोग जा चुके हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़ाओजिन की ये जर्नी सेफ रहे। उतने में उनकी ग्रैंड डॉटर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो पैनिक होते हुए डोंगफिंग को बताने लगी कि हमारी मेडिसिन वॉल्ट में चोरी हो गई, किसी ने हमारे ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को चुरा लिया है। जो सुनते साथ ही मास्टर डोंगफिंग ज़ाओजिन के दोनों ड्रैगन्स को गालियाँ देने लगे और गुस्से में कहने लगे कि इन दोनों ड्रैगन्स ने तो मेरा जीना ही हराम करके रखा। यहाँ से जाने से पहले भी इन लोगों ने मुझे चुना लगाया है। और दोस्तों अब यहाँ पर हमें फेंगदो माउंटेन में जो बैटल हुई थी उससे पहले की कहानी दिखाई गई। आपको तो याद ही होगा कि मेंग केजिन को लस्ट पाथ के दोनों मास्टर्स ने किडनैप किया है और इस काम में मेंग केजिन की सीनियर सिस्टर वांगलिन ने भी उन दोनों का साथ दिया था। वो फिलहाल मेंग केजिन के प्रिजन के सामने बैठी हुई थी। साथ ही वो मेंग केजिन से कहने लगी कि अब तुमने अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। लस्ट पाथ के लोगों ने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा क्योंकि तुम मेरी काफी अच्छी दोस्त हो। मगर उसी वक्त वांगलिन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि मेंग केजिन ने खुद को आजाद कर लिया था। वो तुरंत ही वांगलिन के गले पर अपनी तलवार लगाते हुए कहने लगी कि तुम अभी तक जिंदा इसलिए हो क्योंकि हमारा बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वरना तो मैं तुम्हें कब का ही खत्म कर देती। यहाँ पर वांगलिन को मेंग केजिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो हैरान होते हुए मेंग केजिन से कहने लगी कि हमने तुम्हारी बॉडी में मौजूद हर एक मेजर एक्यू पॉइंट को सील कर दिया था ताकि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना कर पाओ। साथ ही इन्हीं दिनों में तुम अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी फेस कर रही थी, तो वो जो डोमिनेटिंग सील तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है वो बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं हो सकता। तुमने तो फिलहाल पूरी तरह से पावरलेस होना चाहिए था। जिस पर मेंग केजिन कहने लगी कि मैंने अपनी पावर को कुछ दिनों पहले ही स्टोर करना शुरू कर दिया था ताकि मुसीबत के वक्त मैं उसी पावर का इस्तेमाल कर पाऊँ। अब मैंने तो अपनी पावर को ऑलरेडी सील किया था, तो एक सील हुई चीज को दोबारा से सील नहीं किया जा सकता और इसी वजह से तुम्हारी ये सारी प्लानिंग फेल हो गई। तुम्हें लगा था कि मैं पावरलेस रहूंगी, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी पावर्स थी। जो सुनते साथ ही वांगलिन काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वो कहने लगी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें पहले से ही मुझ पर शक था। तुम्हें जानती थी कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ टीम अप हो जाऊंगी और उसी वक्त तुम पर अटैक करूंगी जब तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो। जिस पर मेंग केजिन कह रही थी कि हाँ बिल्कुल मुझे तुम पर पहले से ही शक था क्योंकि तुम्हारा बर्ताव धीरे धीरे बदल रहा था। मैंने देखा कि तुम लस्ट पाथ के मास्टर से चुपके से मिलने जाती हो, जबकि तुम्हें पता था कि हमारे सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते। और तुम ये भी जानती हो कि लस्ट पाथ के लोगों को दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलना कितना ज्यादा अच्छा लगता है। उन दोनों भाई बहन ने मिलकर तुम्हें अपने हाथ की कठपुतली बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस नौटंकी में शामिल हो जाऊं। अगर सच बताओ तो मेरे दिल में किसी के लिए कोई रहम नहीं। जब मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाऊं तब लस्ट पाथ के लोग समझ जाएंगे कि उन्होंने कितनी बेरहम बंदी से पंगे लिए थे। जिस पर वांगलिन कह रही थी हाँ बिल्कुल तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई इमोशन नहीं, साथ ही तुमने अपने प्लान को परफेक्शन के साथ सेटअप किया। तुम इतनी ज्यादा शातिर हो कि आज मैं समझ गई कि मैं कभी तुमसे जीत नहीं सकती। वेल यहाँ पर वांगलिन ने बातों ही बातों में अपना नाइफ बाहर निकाल लिया था, तो मेंग केजिन उसे बताने लगी कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा प्रपोजल है और मैं चाहती हूँ कि पहला तुम मेरे प्लान को केयरफुली सुन लो। बिना कुछ सोचे समझे अपने उस नाइफ से मुझ पर अटैक मत करना, इसमें तुम्हारा ही लॉस होगा। चलो जल्दी से वो चाकू नीचे रखो और मेरे लिए एक खत लिखो। तो वांगलिन भी उसकी बात मान जाती है। मेंग केजिन उससे कह रही थी कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें हमारे तियांताई सेक्ट की अगली वारिस बनाने के लिए तैयार हूँ। फ्यूचर में जब हमारे मास्टर की मौत हो जाएगी तब उनकी पोजीशन तुम्हें मिलेगी। मैं तो कभी भी तियांताई सेक्ट की लीडर नहीं बनना चाहती थी। जिस पर वांगलिन कहती तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इस बकवास बात पर यकीन कर लूंगी? भला तुम सेक्ट लीडर की पोजीशन क्यों छोड़ोगी? तुम तो हमेशा ही ऊंचाइयों को छूना चाहती हो। जिस पर मेंग केजिन कह रही थी कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मैं तो कई सालों पहले ही समझ गई थी कि तुम हमारे तियांताई सेक्ट को लीड करना चाहती हो, लेकिन तुमने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। तुम्हें क्या लगा था मैं बस तियांताई सेक्ट की लीडर बनना चाहती हूँ? नहीं, मेरे पास ग्रेट एम्बिशंस है। मैं बस एक सेक्ट को लीड नहीं करना चाहती और मुझे अपनी इन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अपनी सीनियर सिस्टर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अब तुम मेरे लिए एक लेटर लिखो। तुम मेरा साथ दो और तुम्हें उसके बदले में ढेर सारा प्रॉफिट मिलेगा। जिसके बाद हमें लस्ट पाथ का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर फेरिशियान अपने भाई के साथ वाइन के मजे ले रही थी और उतने में हॉल में कल्टीवेटर पहुँच जाती है। वो कह रही थी मास्टर उस मेंग केजिन ने हमें उल्लू बनाया। उसने हमारे सेक्ट के इंटेलिजेंस की सारी खबरें ईस्टर्न डोंगचू की प्रिंसेस को पहुँचा दी है और उसी जानकारी के दम पर प्रिंसेस डोंगचू ने हमारे न जाने कितने ही सारे बेसिस पर हमला कर दिया। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में हमारे जितने भी अंडरकवर एजेंट थे वो सब के सब इस प्रिंसेस
प्रिंसेस के हाथों मारे गए। उस बंदी ने हमारा काफी बड़ा नुकसान किया और इस सारी तबाही के पीछे की वजह है वो मेंकेजिन। उतने में वहाँ पर एक और बंदा पहुँच गया। वो घबराती हुई अपने मास्टर्स को बता रहा था कि हमारे ढेर सारे और भी लोग मारे गए। ईस्टर्न डोंगचू में हमने अपने नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए कई साल लगा दिए थे, मगर उस मेंकेजिन की वजह से हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। साथ ही उस बंदे ने एक लेटर भी बाहर निकाल लिया। वो फेरिशियान को बता रहा था कि तियांताई सेक्ट ने ये लेटर हमें भेजा है। मगर इतनी सारी खबरें सुनने के बाद भी ये दोनों भाई बहन काफी ज्यादा रिलैक्स थे। वो कहने लगा कि मुझे तो पूरा यकीन था कि मैंने उस वांगलिन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है, मगर उस बंदी ने तो मौके पर चौका मार के हमें सरप्राइज कर दिया। मेरी प्यारी वांगलिन, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बेरहम हो। जिस पर फेरिशियान कहने लगी कि शायद अब मेरे भाई को अकल आ गई होगी कि उसने उस होली मेडन पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरे ख्याल से वांगलिन और मेंकेजिन ही हम दोनों के सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होंगे। और उतने में फेरिशियान ने तियांताई सेक्ट ने भेजे हुए लेटर को ओपन किया। यान उससे पूछने लगा कि बताओ अब आगे का प्लान हमने कैसे करना है। जिस पर फेरिशियान बताने लगी कि फिलहाल हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, पहली चाल उन्हें चलने दो। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि सिचुएशन पूरी तरह से उनके अंडर कंट्रोल है। और अब वो तियांताई सेक्ट का लेटर पढ़ के दिखाने लगी, जिसमें 6 इवल पाथ के हर एक डिसेंडेंट को एड्रेस किया गया था। वेल, उसमें लिखा था कि फेंगदो माउंटेन में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमारी दुनिया में काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। राइचियस और इवल फैक्शंस के दरमियान का तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है और हम लगातार एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग बना रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मसला कभी भी हल नहीं होने वाला और ना हमें ये पता चलेगा कि हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो क्यों ना एक आखिरी बार कोशिश करके इन सारे ग्रजेस को मिटाया जाए। हम सभी लोग लाइफ एंड डेथ बैटल का हिस्सा बनेंगे। इस तरह से हम एक दूसरे को खत्म करके इस दुश्मनी को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। तो मैं मेंकेजिन तुम सभी को चैलेंज करना चाहती हूँ। मैं वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के सेक्रेट ग्राउंड पर तुम सभी का इंतजार करूंगी। अगर तुम लोगों में जरा भी दम है तो मेरा मुकाबला करने पहुंच जाना। वेल, उस लेटर को पढ़ते साथ ही फेरिशियान ने उसमें आग लगा दी। वो अपने भाई को बता रही थी कि मेंकेजिन ने एक और गेम सेटअप किया और वो चाहती है कि हम सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। सच बताओ तो मैं इस गेम को खेलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वेस्ट कॉन्टिनेंट के फॉरेस्ट का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर मेंकेजिन पहुंच चुकी थी। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर राइचस और इवल पाथ के डिसेंडेंट को वेस्ट कॉन्टिनेंट में इनवाइट किया। वेस्ट कॉन्टिनेंट ईस्ट कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा दूर है, साथ ही इस पूरे इलाके पर गॉड ऑफ लाइट का इन्फ्लुएंस है। तो ये डिसेंडेंट अपने साथ ढेर सारे लोगों को नहीं ला सकते, उन्हें तो मजबूर होकर अकेले ही आना पड़ेगा और इसी मौके का मैं फायदा उठा सकती हूँ। मुझे कुछ भी करके वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में खलबली मचानी होगी, तभी जाकर इस सफर पर आने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और उतने में मेंकेजिन का इवल फॉर्म उसके सामने आ गया। वो मेंकेजिन को बताती है कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और इस बार मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। जिस पर मेंकेजिन कहती कि ये सब मैं तुम पर भरोसा करके नहीं कर रही, बल्कि मैं वही कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। और साथ ही हमें एक बंदा भी दिखाया गया जिसे जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मेरे ख्याल से मेंकेजिन का ये प्लान इस बंदे से रिलेटेड है। वेल, यहाँ पर मेंकेजिन की इवल फॉर्म उससे कह रही थी कि तुम तो दिन ब दिन रूथलेस बनती जा रही। तुमने जितनी भी परेशानियाँ झेली है उससे तुम्हारी विल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। जिस पर मेंकेजिन कह रही थी कि मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ तियांताई सेक्ट की खातिर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही, वरना तो मैं कभी तुमसे तुम्हारी मदद नहीं मांगती। और हाँ, एक बात याद रखो, मेरी बॉडी में बस तुम मेहमान के तौर पर हो। जब सही वक्त आएगा तब मैं खुद होकर तुम्हें अपनी बॉडी से उखाड़कर बाहर फेंक दूंगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ज़ाओ चेन को देख पाते हैं, जो कि डोंगडोंग के साथ वेस्ट कॉन्टिनेंट के बॉर्डर के पास पहुंच चुका था। डोंगडोंग उससे कह रहा था कि इस लंबे सफर से तुम्हें काफी ज्यादा परेशान हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से लेवल अप करो ताकि फिर हम दोनों भी फ्लाई कर पाएंगे। तुम तो इतने धीरे धीरे चलते हो कि तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया। तो ज़ाओ ने उसे फटाफट से उठाकर अपने कंधे पर रख दिया। वो उसे बता रहा था कि हम वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सेटल होने के लिए हमें एक सॉलिड स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी। तो डोंगडोंग पानी पीते हुए कहने लगा कि पता नहीं तुम कौन सी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे। तो ज़ाओ उसे समझाने लगा कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा वास्ट है। हमारे ईस्टर्न डोंगचू किंगडम जैसे न जाने कितनी सारी किंगडम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ का जिनलान किंगडम तो हमारे डोंगचू जितना ही बड़ा होगा। जिनलान के बाद आता है मानलो किंगडम जो कि साउथ में है। उसके बाद आता है लैटविया किंगडम जो कि नॉर्थ में है और वेस्ट में है हेग्स किंगडम। ये सारे किंगडम्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं।
अगर तुम वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के हर एक छोटे मोटे किंगडम को काउंट करने बैठ जाओ तो यहाँ पर 100 से भी ज्यादा नेशंस होंगे। 100 नेशंस का जिक्र सुनते साथ ही डोंग डोंग तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो ज़ाओजिन से कहता है कि यूजी ने हमें बताया था कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हमें वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो न जाने कितने सारे किंगडम्स मौजूद हैं। तो बताओ फिर हमें पता कैसे चलेगा कि किसके पास तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मेरे ख्याल से हमारे न जाने कितने सारे साल यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे, मगर फिर भी हमारे हाथ कोई क्लू नहीं लगने वाला। तो ज़ाओजिन उससे कहता है कि इसीलिए तो मैं एक प्लान बना रहा हूँ। मेरे प्लान के मुताबिक हमें उन क्लूज को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो सारे क्लूज ही हमें ढूंढते हुए हमारे पास खुद पहुँच जाएंगे। इस तरह से हमारी मेहनत भी बचेगी और समय भी। तो डोंग डोंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगा कि बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। तो ज़ाओजिन कह रहा था कि मेरे प्लान का मेन हिस्सा है पैसा। अगर हमारे पास ढेर सारा पैसा रहा तो हमारी रेपुटेशन काफी ज्यादा सॉलिड बन जाएगी। और उतने में ज़ाओजिन और डोंग डोंग को वहाँ पर कई सारे मैजिकल बीस्ट नजर आते हैं, जिन्हें देख ज़ाओजिन कहने लगा कि चलो अब एक्शन मोड पर आने का वक्त आ चुका है। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड को एक्टिवेट कर लिया। उसने तो 5-6 सेकंड्स के अंदर ही न जाने कितने सारे बीस्ट का खात्मा कर दिया। अब इतने सारे मरे हुए जानवरों को देखते हुए डोंग डोंग कहने लगा कि बाप रे, यहाँ पर तो कितना सारा खाना है, ये तो इतना ज्यादा है कि मैं भी इन्हें खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो ज़ाओजिन उसे समझाने लगा कि ये मैंने तुम्हारे खाने के लिए नहीं मारे, क्या तुम्हें पता भी है मैजिकल स्क्रोल और मैजिकल स्टाफ किस चीज से बनते हैं। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने उस बीस्ट की बॉडी से एक मैजिकल क्रिस्टल बाहर निकाल लिया। वो डोंग डोंग को बता रहा था कि इसी को रिफाइन करके ढेर सारे स्क्रोल्स और आर्टिफैक्ट बनाए जाते हैं। और मैंने सुना था कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में ऐसे मैजिकल क्रिस्टल की काफी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ के लोग इन बीस्ट को मार नहीं पाते। तो हम ऐसे ही मैजिकल क्रिस्टल सेल करके ढेर सारा पैसा कमा सकते। इस तरह से वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में हमारी एक सॉलिड रेपुटेशन बनेगी। तो डोंग डोंग उसे बताने लगा कि मेरे भाई, तुमने ये सारी बातें मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। तुम्हें मैजिकल बीस्ट की जरूरत है ना, तो उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, ये सारा मसला मैं हैंडल करूंगा। और इतना कहते साथ ही डोंग डोंग वहाँ से भागते हुए चिल्लाने लगा कि सभी मैजिकल बीस्ट बाहर आ जाओ। वेल, डोंग डोंग की आवाज सुनते साथ ही पूरा जंगल शेक होने लगा, क्योंकि डोंग डोंग एक होली ड्रैगन है और उसके पास हर एक बीस्ट को कमांड देने की एबिलिटी थी। ज़ाओजिन ने देखा कि जंगल में काफी ज्यादा धुआं उठा और अब देखते ही देखते उसके सामने कई सारे बीस्ट पहुँच जाते हैं। सभी मैजिकल बीस्ट दौड़ लगाते हुए वहाँ पर आ चुके थे। उन्हें देखते साथ ही ज़ाओजिन तो डर के मारे पीछे हटने लगा। वो कह रहा था, डोंग डोंग, इतने सारे बीस्ट को तुमने क्यों बुलाया? मैंने कहा था कि हमें पैसों की जरूरत है, ना कि मौत की, मगर तुमने तो यहाँ आते साथ ही मेरी फील्डिंग सेट कर दी। ज़ाओजिन ने देखा कि ये सारे मैजिकल बीस्ट काफी गुस्से में उसे घूर रहे हैं, इसलिए ज़ाओजिन ने भी फटाफट से अपने हेवन शैटरिंग हिल बर्ड को बाहर निकाल लिया। वो जानता है कि अगर जिंदा रहना है तो एक कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। साथ ही उसने नोटिस किया कि व्हाइट राइनोसरस तो चौथी रैंकिंग पर ब्रेक थ्रू करने के काफी ज्यादा करीब है, यानी कि यही इस रीजन का बीस्ट किंग होगा। साथ ही वहाँ पर कई सारे खूंखार टाइगर्स भी थे, जिन्हें देखते साथ ही ज़ाओजिन थोड़ा सा पैनिक हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे हायर रैंकिंग वाले बीस्ट का मुकाबला कैसे करेगा। उतने में ही डोंग डोंग उसके पास पहुँच जाता है। वो कह रहा था, ज़ाओजिन चल फटाफट से मेरी तारीफें करना शुरू कर दे। देख, तुझे क्रिस्टल की जरूरत थी ना, तो मैंने इतने सारे मैजिकल बीस्ट को तेरे सामने बुला लिया। बेचारा ज़ाओजिन कंफ्यूज होते हुए सोचने लगा कि पता नहीं मैं इस डोंग डोंग का क्या करूँ। मेरे ख्याल से मैंने इसे अपना प्लान बताना ही नहीं चाहिए था। और उतने में वो राइनो बड़ी तेजी के साथ अपनी एनर्जी वेव रिलीज करने लगता है। उसने साबित कर दिया कि वही इन सब का राजा है। तो डोंग डोंग से कहने लगा कि भला मैं तुम्हारी तारीफें क्यों करने लगा? देखो तो तुम्हारी वजह से मैं इतने पावरफुल बीस्ट के दरमियान फंस चुका हूँ। अब तुम बताओ मैं इन हाई रैंकिंग वाले बीस्ट का मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? और उतने में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगती है, जिसकी चपेट में आते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक बीस्ट अचानक से शांत हो गया। ज़ाओजिन ने देखा कि ये सारी पावर तो डोंग डोंग की बॉडी से रिलीज हो रही है। अगर डोंग डोंग के कहने पर वो यहाँ आ सकते हैं तो डोंग डोंग उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। वो तुरंत ही ज़ाओजिन को बताने लगा कि देख भाई, मैंने तो बस अपनी थोड़ी सी ऑरा का इस्तेमाल किया और उतने में ये सारे मैजिकल बीस्ट शांत हो गए। तो ज़ाओजिन भी हैरान होते हुए उन बीस्ट को चेक करने लगा। उसने देखा कि वो बीस्ट तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जिसके बाद हमें वेस्ट कॉन्टिनेंट के एक टाउन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ के मार्केट प्लेस में
में काफी सारी चहल पहल थी और उतने में वहाँ मौजूद मॉर्टल्स ने नोटिस किया कि वहाँ की सड़कें काफी तेजी के साथ शेक हो रही हैं। उन्हें लगा कि यहाँ पर शायद कोई अर्थक्वेक आने वाला है, जिसके चलते वो सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। देखते ही देखते पूरे टाउन में खलबली मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। साथ ही साथ वो चिल्ला चिल्लाकर गॉड ऑफ लाइट से दुआ करने लगे कि प्लीज हमें बचा लीजिए। दरअसल यहाँ पर कोई अर्थक्वेक नहीं आया, बल्कि ज़ाओ जिन की एंट्री हुई थी और इसे हम कोई आम एंट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि वो राइनो यानी कि बीस्ट किंग पर सवार था। इतना ही नहीं, वो अपने साथ मैजिकल बीस्ट की बहुत बड़ी टोली लाया था, जो देखते साथ ही टाउन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फाइनली उस राइनो ने अपने ब्रेक लगा दिए। वहाँ मौजूद लोग तो ज़ाओ जिन के कॉस्ट्यूम को देखते साथ ही पहचान गए कि ये तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर है। तो लोग थोड़ा सा पैनिक होते हुए ज़ाओ जिन से पूछते कि बताओ तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, कहीं तुम इन बीस्ट के हाथों हमें मारना तो नहीं चाहते। तो ज़ाओ जिन उनसे माफी मांगते हुए कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर बस व्यापार करने आया था। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी क्रिस्टल से भरी हुई स्टोरेज बैग नीचे पटक दी। वो सबको बताता है कि इस बैग में मैजिकल बीस्ट की कोर है, साथ ही मेरे इस सारे मैजिकल बीस्ट भी सेल के लिए हैं। अब ये सुनते साथ ही उन लोगों ने वहाँ पर भीड़ लगाना शुरू कर दी। सभी लोग ज़ाओ जिन के मैजिकल क्रिस्टल खरीदना चाहते थे और तभी वहाँ पर केली की एंट्री हो गई। कुछ एपिसोड्स पहले ही हमने देखा था कि ये बंदा ज़ाओ जिन के दोस्त वांग को पटाना चाहता था, मगर ज़ाओ जिन ने खुद होकर इसकी सेटिंग बिगाड़ दी। केली ने देखा कि टाउन के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो ज़ाओ जिन के सारे क्रिस्टल और उसके स्पिरिचुअल पेट खरीदना चाहते थे। साथ ही साथ गोल्ड कॉइन से ज़ाओ जिन का पूरा थैला भी भर गया था। इतने सारे गोल्ड कॉइन्स को देखते साथ ही डोंग डोंग के मुंह में भी पानी आ गया। वैसे ये है तो एक ड्रैगन, मगर इसे भी अमीर बनना था। और उतने में ज़ाओ जिन उन सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने लगा। वो कहता है कि मैं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का मार्शल आर्टिस्ट ज़ाओ जिन हूँ। जो लोग भी मेरे परमानेंट कस्टमर्स बनेंगे मैं उन्हें 20% ऑफ दूंगा। और उतने में ज़ाओ जिन को किसी के हंसने की आवाज आई। वो कह रहा था कि तुम जहाँ जाते हो भीड़ को जमा कर लेते, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। और फिर ज़ाओ जिन की नजर पड़ी केली पर। वो कह रहा था भाई तुमसे मिलकर तो लंबा अरसा बीत गया। और फिर क्या ये लोग कैचअप करने के लिए सीधे एक शराब खाने में पहुंच गए। मेन विल बी मेन, वाइन गट के बिना तो इनकी बिल्कुल बातें नहीं होती। सो ज़ाओ जिन ने केली को बता दिया था कि वो यहाँ पर क्यों आया है। केली कह रहा था कि मेरे भाई मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम 10,000 साल पुरानी बात कर रहे हो, उसके लिए हमें काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और सच बताओ तो मेरे पास भी इसके बारे में जरा भी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ज़ाओ जिन उससे कहने लगा कि मुझे तो लगा था तुम यहाँ के प्रिंस हो तो तुम्हें काफी कुछ पता होगा। तो केली उसे बताने लगा कि मेरे भाई इस वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का हर एक बंदा चर्च ऑफ लाइट को फॉलो करता है। सो बेसिकली चर्च के पास जितनी पावर और इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो किसी के पास नहीं होगी। जिस पर ज़ाओ जिन कहता है कि हाँ मैं इस बारे में ऑलरेडी जानता हूँ, यहाँ के चर्च का पोप ही सारे इम्पोर्टेंट फैसले लेता। इसी दरमियान डोंग डोंग शराब की प्याली उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर ज़ाओ जिन ने उसके हाथ पर फटका लगा दिया। ज़ाओ जिन केली से कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ के चर्च ऑफ लाइट का एक राइवल भी है जिसे डार्क चर्च के नाम से जाना जाता। तो केली उसे बताता है कि 10,000 साल पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे चर्च ऑफ लाइट के कब्जे में हैं। वेल यहाँ पर डोंग डोंग की पूरी कोशिश चल रही थी कि वो शराब की प्याली उठा ले, मगर ज़ाओ जिन बाजी मारते उस शराब को गटक लेता है। साथ ही केली ज़ाओ जिन को बताने लगा कि चर्च ऑफ लाइट ने उन सारे रिकॉर्ड को फॉरबिडन किया है, कोई भी आउटसाइडर उसे पढ़ नहीं सकता। इतना ही नहीं चर्च के मेंबर्स भी उस रिकॉर्ड को पढ़ नहीं सकते। तो ज़ाओ जिन कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि पता नहीं उन एंशिएंट रिकॉर्ड्स में ऐसा क्या था जो चर्च ऑफ लाइट को उसे सील करना पड़ा। मेरे ख्याल से चर्च ऑफ लाइट एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहा। तो केली उसे बताने लगा कि यहाँ पर एक एंशिएंट एल्वन की ट्राइब है। ऐसा कहा जाता कि उन लोगों के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो डिवाइन गॉड के साथ कम्युनिकेट कर पाए। सो अगर तुम उनके पास गए तो तुम्हें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती, बस तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि एल्वन ट्राइब के साथ साथ वहाँ पर कई सारे मिस्टीरियस और पावरफुल फिगर्स भी मौजूद हैं। तो ज़ाओ जिन उससे कहने लगा कि मेरे भाई क्या तुम उस ट्राइब से मेरी मुलाकात करवा सकते हो। तो केली भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। वो कह रहा था कि आज इस सिटी में एक ड्यूक के जन्मदिन की दावत है, इसलिए तो मैं जिनलान काउंटी आया था। वेल ये बंदा एक ड्यूक है, यानी कि उसने कई सारे पावरफुल लोगों को इनवाइट किया होगा। तो ये लो उस दावत का इनविटेशन, वहाँ जाकर तुम चर्च ऑफ लाइट के पावरफुल लोगों से बात कर सकते हो। जो सुनते साथ ही ज़ाओ जिन और डोंग डोंग उसका शुक्रिया अदा करने लगे। साथ ही वो दुआ कर रहे थे कि गॉड ऑफ लाइट तुम पर अपना रहमो करम बरसाते रहे। जो सुनते साथ ही केली हंसते हुए कहने लगा कि तुम दोनों तो बड़ी जल्दी यहाँ के माहौल में ढल चुके हो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो